हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय ओझा सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है भाई, समझ लो आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है, क्यों इनको हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, सारी बातों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो विलयन को हम समझ लेते हैं कि विलयन अपना कैसे बनता है। वैसे अपन जनरली बात कर चुके हैं, लेकिन एक बात और कर लेते हैं। तो विलयन हमारा बनता है जब हम विलेय और विलायक दोनों को जब हम मिला दें तो फाइनली हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। क्या नई बात बताई सर? ये तो हमें पता ही है। ठीक है, देखो भाई, मुझे भी पता है, आपको पता है कि यहां ए पार्टिकल्स हैं। ये तो किसके पार्टिकल्स हैं? इसको चलो अपन विलायक ले लेते हैं, क्योंकि हर जगह हमने ए को क्या माना है भाई, विलायक माना है। और इधर हम ले लेते हैं कि हमारे पास कौन से पार्टिकल्स हैं, बी, और इधर ये बी जो पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं भाई, विलेय के हैं। ठीक है, दोनों को मिलाया तो फाइनली क्या बनेगा, विलयन बनेगा। यानी विलयन में ए भी होगा, बी भी होगा, ए पार्टिकल भी, बी पार्टिकल भी, ए का कण भी होगा, बी का कण भी होगा। ठीक है, यही कहानी होगी भाई। विलयन में दोनों होंगे, विलेय और विलायक दोनों घुलेंगे और क्या बनाएंगे भाई, विलयन का निर्माण कर देंगे। ये लो साहब। अब यहां पर आदर्श और अनादर्श विलयन के लिए जो सबसे मेन जो कंडीशन है, जो सबसे पहली कंडीशन है, केवल वो आपको याद रखनी है। अगर वो कंडीशन आपके दिमाग में है तो आप आदर्श के सारे गुणधर्म लिख दोगे और आप अनादर्श के भी सारे गुणधर्म लिख दोगे। कौन सी कंडीशन है देखते हैं। चलो, पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूं कि जब ए पार्टिकल और बी जो कण है उनका जो आकर्षण बल है वो किसके बराबर हो, विलयन के बराबर हो। यानी विलायक के कण और विलेय के कण का आकर्षण बल जो है वो विलयन में ए बी के आकर्षण के बराबर हो, तो जो हमारा विलयन बनेगा वो विलयन हमारा कौन सा होगा, आदर्श विलयन होगा। यानी ए ने ए को जितनी प्रबलता से पकड़ रखा है, बी ने बी को जितनी प्रबलता से पकड़ रखा है, उसी प्रकार का आकर्षण बल अगर इस ए और बी के मध्य भी उपस्थित हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा विलयन कैसा है, आदर्श विलयन। समझ गए कि यानी यहां पर जो आकर्षण बल है, यहां पर जो आकर्षण बल है एग्जैक्ट वो ही सेम आकर्षण बल कहां हो, ए बी के मध्य भी उपस्थित हो। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन। कि ये भाई ये तो कैसी कंडीशन है, आदर्श। ठीक है, अब एक और सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लो। जैसे भाई ये तो है सगे बहन भाई, ठीक है, और ये है, ये भी सगे बहन भाई हैं। ये तो मान के चलो आपके पापा हैं और ये आपके चाचा हैं। ठीक है, समझ लो पापा के बच्चे आप और चाचा के बच्चे आपके चचेरे भाई बहन। लेकिन जब आपस में आपका कोई फंक्शन होता है घर का और आपस में आप चचेरे भाई बहन भी जब इकट्ठे होते हो तो उसी प्रकार का आप में प्यार है, उसी प्रकार का आप में मेल मिलाप है जैसा आपने सगे भाई बहनों के साथ आपका मेल मिलाप था। तो ये कंडीशन कैसी होगी, ये कंडीशन कैसी होगी भाई, आदर्श कंडीशन होगी। समझ गए आप? मतलब विलायक में जो आकर्षण बल हो, विलेय में जो आकर्षण बल हो, वो ही सेम विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण बल हो। तो इस प्रकार का जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, आदर्श सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। देखो भाई, अब यहां पर अनादर्श कंडीशन क्या हो सकती है, पहले तो आदर्श में ही दूसरी बात कर लेते हैं। देखो, दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी होगी एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल्टा एच मिक्सचर। और डेल्टा एच मिक्सिंग पर आपका क्या होगा, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार कंडीशन लिख देता हूं तीसरा, और तीसरी कंडीशन है आपका आयतन परिवर्तन। ठीक है, और चौथी और पांचवी कंडीशन भी है, उसकी बात करेंगे हम। देखो भाई, एंथैल्पी को देखो। एंथैल्पी आप सबको पता है, एंथैल्पी परिवर्तन ऊष्मा के लिए हम थर्मोडायनामिक्स में यूज करते हैं एंथैल्पी वर्ड। ठीक है ना। अब एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन जीरो का मतलब क्या है कि ना ही तो आप जब विलेय और विलायक को मिलाओ तो ना ही तो ऊष्मा का अवशोषण हो और ना ही ऊष्मा उत्सर्जित हो। ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे, आदर्श प्रक्रम बोलेंगे। ठीक है, जैसे समझना, इस बात को समझना, जैसे आपके पास ए और ए है, सारी बातें हम इन्हीं से करेंगे। ठीक है, ए और ए है, बी और बी है, साथ में आपके विलयन में क्या है, ए और बी है। ठीक है, अब देखना, ए और ए के मध्य जो बंध उपस्थित है इसको तोड़ने के लिए मान के चलो मुझे 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, बी और बी के बीच जो बंध उपस्थित है
उसको तोड़ने के लिए भी हमें जो एनर्जी चाहिए, जो ऊष्मा चाहिए, वो कितनी चाहिए? 10 किलो जूल ऊष्मा चाहिए। ठीक है, तो जब ए और बी का बॉन्ड बनेगा तो ए और बी के बॉन्ड बनने में जो एनर्जी यहां से रिलीज होगी दोनों में, वो कितनी रिलीज होगी? 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, यानी ऊष्मा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। देखो, बंध को तोड़ना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब बंध बनता है तो ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। जैसे कोई भी, ये बॉन्ड है मान के चलो, इसको तोड़ना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब ये बंध बनेगा तो बंध बनने में क्या होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ऊष्मा के उत्सर्जन जितनी ज्यादा होगी ऊष्मा उत्सर्जित, वो बंध उतना ही ज्यादा कैसा होगा? स्थायी होगा। ठीक है, क्योंकि जो अपनी सारी एनर्जी को रिलीज कर देगा वो कैसा हो जाएगा भाई? बिल्कुल आराम से एंड स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब क्या माइंड में बात याद रखोगे कि जब बंध बनता है तो एनर्जी आपकी क्या होती है भाई? एनर्जी आपकी रिलीज होती है, और जब बंध को तोड़ना होता है तो बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ऊष्मा आपको देनी पड़ती है। तो बंध को तोड़ने में हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ी? 10 किलो जूल, यहां पर 10 किलो जूल। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहां पर हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ी? 20 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी। और जब बंध बना ए और बी के बीच में, तब बंध बना तो बंध बनने में एनर्जी भी कितनी रिलीज हुई? 20 किलो जूल। तो हमें देनी पड़ी कितनी? 20 किलो जूल। और जब एनर्जी देते हैं तो आपको पता है कि जब एनर्जी देते हैं ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है, तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए आपको पता है डेल्टा एच कैसा आता है भाई? पॉजिटिव आता है। ठीक है, और जब ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिलीज होने वाले डेल्टा एच को अपन कैसे दिखाते हैं? जो एनर्जी रिलीज होती है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आती है? नेगेटिव आती है। तो यहां हमको ऊष्मा देनी पड़ रही है तो ये प्लस में 20 किलो जूल, यहां से 20 किलो जूल ऊष्मा निकल रही है तो ये क्या होगा? माइनस 20 किलो जूल। तो प्लस माइनस दोनों कट गए, वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो यहां देख लो, अगर आदर्श कंडीशन है तो जो ऊष्मा परिवर्तन है, जो एंथैल्पी परिवर्तन है, वो कैसा आएगा? 0। कहने का मतलब ना ही आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी और ना ही आपको ऊष्मा उत्सर्जित होगी, यानी जितनी ऊष्मा आपने दी उतनी ही ऊष्मा रिलीज हो गई। तो कहने का मतलब ओवरऑल जो एंथैल्पी परिवर्तन आया वो कैसा आया? 0 आया। ठीक है, देख लिया आपने। अगला देखो, अगला है हमारा कौन सा? आयतन परिवर्तन। आयतन परिवर्तन का मतलब विलेय और विलायक को मिलाया तो जो विलयन बना वो एग्जैक्ट उतने ही आयतन का होना चाहिए। ठीक है, उसको तो हम क्या बोलते हैं? आयतन परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान के चलो ए विलायक लिया है, मैंने कितना? 20 ml। ठीक है, मैंने विलेय भी लिया है कितना? 20 ml। तो मुझे जो विलयन मिले, अगर वो मुझे एग्जैक्ट 40 ml का विलयन मिले तो मैं कहूंगा मेरा आयतन में परिवर्तन कैसा है? 0। जितना मैंने विलेय विलायक लिया उतना ही मुझे विलयन मिल गया, तो हमारा आयतन परिवर्तन कैसा है? 0। और जनरली हम मान के भी यही चलते हैं भाई, हमने विलेय इतना लिया है, विलायक हमने इतना लिया है, तो जो विलयन बनेगा वो इतना बनेगा। अगर हमने 25-25 लिए हैं दोनों, तो जो विलयन बनेगा वो हमारा 50 ml का बनेगा। हम हमेशा आइडियल कंडीशन अज्यूम करके चलते हैं, लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं होती। ठीक है, कंडीशन ऐसी भी आती है कि आपको 40 ml से ज्यादा भी मिल सकता है। ज्यादा का मतलब आपको मान के चलो 40.5 ml मिल गया, या आपको इससे कम भी मिल सकता है। मान के चलो आपको 39.6 ml आपका विलयन मिला, तो उस कंडीशन में डेल्टा वी मिक्सचर बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। तो उसको हम किस में पढ़ेंगे? अनादर्श विलयन में पढ़ेंगे। समझ गए आप बात को? कहने का मतलब अगर आपका विलेय विलायक का जो ml आता है वो जस्ट आपके विलयन के आयतन के बराबर हो तो वो होगा आपका कौन सा विलयन? आदर्श। और अगर यहां पर जो मिक्सिंग है वो ज्यादा हो या कम हो, या तो 40 ml से ज्यादा आए या कम आए, तो वो दोनों ही कंडीशन किस में आ जाएंगी? आपकी अनादर्श विलयन में। ठीक है भाई, क्लियर है? अगला चलते हैं हम, अगला किसकी तरफ चलते हैं? वही बात यहां पर ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी में भी अप्लाई होती है कि अगर प्रक्रम ऊष्मा शोषी होगा तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आए या डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आए तो उसको भी किसमें पढ़ेंगे? हम अनादर्श विलयन में पढ़ेंगे। और अगर आदर्श विलयन होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 0 आएगी। ठीक है, समझ गए? तीसरी कंडीशन में आपको और बताऊं, देखो यह हालांकि आपकी बुक में नहीं है लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की नजरिए से इंपॉर्टेंट है। डेल्टा मिक्सचर इज ऑलवेज पॉजिटिव और गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये तो डेल्टा एस मिक्सचर हमेशा कैसा होगा भाई? पॉजिटिव होगा, और गिब्स फ्री ऊर्जा हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, समझना भाई इस बात को। एंट्रोपी क्या होती है?
एंट्रोपी होती है अव्यवस्था, सीधी बात। एक बात अगर मैं बोलूं एंट्रोपी के लिए, तो एंट्रोपी का मतलब अव्यवस्था। जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी उतनी ही आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी। अब जैसे यहां देखो, यहां ए और ए थे, यहां बी और बी थे, तो यहां तो अरेंजमेंट सिस्टम था, एक ही तरीके के पार्टिकल्स थे। अब दोनों को मिला दिया, जो विलयन बना उसमें ए बी, अव्यवस्था बढ़ गई ना भाई। अलग अलग तरीके के क्या आ गए, कण आ गए, तो अव्यवस्था बढ़ गई। घर में और सारे बच्चे आ गए तो मिलकर खूब मस्ती करेंगे, ठीक है, धूम मचाएंगे। तो कहने का मतलब अव्यवस्था बढ़ गई। तो अव्यवस्था बढ़ जाने से हम कहेंगे चाहे आप अनादर्श विलयन बनाओ, चाहे आप अनादर्श विलयन बनाओ। आदर्श बनाओगे तो भी आप विलय विलायक को तो मिलाओगे, अनादर्श बनाओगे तो भी आप विलय और विलायक को तो मिलाओगे। और जब दो चीज को मिलाओगे तो अव्यवस्था आपकी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अव्यवस्था बढ़ेगी तो हमेशा और हमेशा जो आपका एंट्रोपी परिवर्तन आएगा वो कैसा आएगा भाई, आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बात करते हैं किसकी, गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी 11वीं क्लास में हमने पढ़े भी हैं दोनों, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए हमने क्या बोला कि आपका जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है वो अगर आपका स्वतः प्रक्रम हो, यानी स्वतः प्रक्रम का मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जो आपका अपने आप हो रहा हो, स्वतः हो रहा हो, तो ऐसे प्रोसेस के लिए आप डेल्टा जी कैसा होता है, आपका नेगेटिव होता है, यानी जीरो से कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, अब कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा जी कैसा आएगा भाई, आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहां विलयन बन पा रहे हैं, आप विलय विलायक को मिला रहे हो तो विलयन बन पा रहा है, तो इस वजह से इसके लिए डेल्टा जी भी कैसा आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये दोनों फैक्टर तो चाहे आपका आदर्श विलयन हो चाहे आपका अनादर्श विलयन हो, ऑलवेज कैसे रहेंगे भाई, ऑलवेज सेम रहेंगे, हमेशा कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, चाहे मैं बोलूं कि आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एस कैसा होगा, आप बताओगे पॉजिटिव। अनादर्श के लिए डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव। अनादर्श के लिए डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। आदर्श के लिए डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। तो इन दोनों पॉइंट को आप हर एक में, चाहे आदर्श हो चाहे अनादर्श हो, अनादर्श में भी चाहे धनात्मक विचलन वाला हो चाहे ऋणात्मक विचलन वाला हो, हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, सारी चीजें क्लियर हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि आदर्श और अनादर्श विलयन में आप किन किन प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हो। अब बताना बहुत आसान होगा आपके लिए कि आदर्श विलयन क्या क्या है, अनादर्श विलयन क्या क्या है। तो अब आप पहली हेडिंग लगाओ, आदर्श विलयन। फटाफट हेडिंग लगाओ भाई, पहली लिख लिया भाई। चलो लिखना क्या, अभी लिखना आप तो ये तो चीज आपको समझने के लिए थी। ठीक है, लिखना अब आप स्टार्टिंग से। पहली हेडिंग आप लगाओगे आदर्श विलयन। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग आदर्श विलयन। चलो भाई, आदर्श है, इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी आदर्श विलयन। इंग्लिश में क्या बोलना है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो भाई, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोला था हमने, पहली कंडीशन कि वे समस्त विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, आदर्श विलयन के अंतर्गत आएंगे। तो आप क्या बोलोगे, ताप वे विलयन जो ताप व सांद्रता की प्रत्येक परास्पर राउल्ट्स के नियम की पालना करें, राउल्ट्स के नियम का पालन करें, क्या कहलाते हैं भाई, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, चाहे कोई सा भी टेम्परेचर हो, कोई सी भी कंडीशन हो, अगर विलयन आपके राउल्ट्स के नियम की पालना कर रहे हैं तो वो कैसा विलयन होगा, आदर्श विलयन होगा। और राउल्ट्स का नियम क्या था भाई, याद हो जाना चाहिए, राउल्ट्स का नियम क्या था, पीए बराबर है किसके, पी नॉट ए एक्स ए के। अरे याद है या नहीं, पीबी बराबर है किसके भाई, पी नॉट बी एक्स बी के। पेज नहीं पलटोगे पीछे जाके, पेज पलट लिया तो क्या पढ़ रहे हो भैया आप, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, साथ के साथ पढ़ना है जो भी चीजें हैं। ठीक है, पीछे के पेज नहीं पलटने, लेकिन लेक्चर आपको अच्छे से देखने हैं। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर कूद रहे हो तो आप पीछे वाले लेक्चर भी देख सकते हो। ठीक है भाई, देखो आगे देखो, क्योंकि एक सीक्वेंस से पढ़ोगे तो क्या है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी अच्छे से। और इन दोनों से हमने क्या लिखा था, पी टोटल लिखा था, विलयन का वाष्प दाब हमने क्या लिखा था, पी ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर ये है, ये जो है पी एस, वो बराबर हो किसके, पी ए के और पी बी के, तो ये जो विलयन होगा वो कैसा विलयन होगा, आदर्श विलयन होगा। समझ गए आप बात को। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो विलय विलय का आकर्षण बल है
और जो विलायक विलायक का आकर्षण बल है वो समान होना चाहिए विलेय और विलायक के आकर्षण बल के। क्या बोला मैंने कि जो विलायक विलायक का आकर्षण बल है और जो विलेय विलेय का आकर्षण बल है वो समान होना चाहिए किसमें? विलेय विलायक के आकर्षण बल में, अर्थात विलयन के आकर्षण बल में। आकर्षण बल को आप यहां एक और नाम दे सकते हो, ससंजन बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। तो ससंजन बल भी लिख सकते हो, आकर्षण बल भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां अंतराण्विक आकर्षण बल और यहां भी अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है ना। देखो अगला देखो, ये हो गया भाई तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर, पहले सारे फैक्टर्स आपको लिखाऊंगा, फिर आपको इसका एक डायग्राम भी बनवाऊंगा, ठीक है ना। तीसरा फैक्टर देखो, तीसरा फैक्टर क्या है कि जो आयतन परिवर्तन है, जो आयतन परिवर्तन है वो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो कैसा होना चाहिए? जीरो। और चौथा क्या बताया? जो आयतन परिवर्तन है, डेल्टा वी जो मिक्सिंग है वो भी कैसी होनी चाहिए भाई? जीरो। यानी जब आप विलेय और विलायक को बनाओ तो ना ही विलयन का आयतन बढ़ना चाहिए ना ही विलयन का आयतन घटना चाहिए। जब आप विलेय और विलायक को मिलाओ, मिक्सिंग का मतलब विलेय और विलायक दोनों को मिलाया है, जब आप विलेय और विलायक को मिलाओ तो ना ही आपको एनर्जी देनी पड़े ना ही आपकी एनर्जी रिलीज हो, ऐसी कंडीशन आपकी क्या आएगी? डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर जीरो। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितनी आपको एनर्जी देनी पड़ी उतनी ही एनर्जी रिलीज हो गई, तो ओवरऑल एनर्जी कैसी हो गई? जीरो हो गई। ये सारी कंडीशन आपकी किसके अंतर्गत आएंगी? आदर्श विलयन के अंतर्गत। और पांचवी और छठवीं कंडीशन तो हमारी सेम है। पांचवी छठवीं हमेशा डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा क्या होगा भाई? ग्रेटर देन जीरो, या आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो। और गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हमेशा कैसी होगी भाई? नेगेटिव। ये दोनों कंडीशन तो सभी के लिए कैसी है? सेम है, ठीक है। एक बार इनको लिखो, फिर इनके एग्जाम्पल के साथ में हम ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। और ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। लिखो पहले इनको, फिर बताता हूं। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है भाई। मिटा दूं? चलो, अब सारी कंडीशन तो हमने लिख ली। अब हमें क्या लिखना है? अब हमें लिखने हैं इसके एग्जाम्पल, कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो राउल्ट्स के नियम की क्या करेंगे? पालना करेंगे। चलो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ग्राफ बता देता हूं, ठीक है, फिर एग्जाम्पल भी बता दूंगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि यहां पर जो आपका राउल्ट्स का नियम है वो भाई फॉलो होगा। राउल्ट्स का नियम क्या था? पी ए प्लस पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स से, और आपका पी बी किसके बराबर होगा? पी बी होगा आपका पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। यही ग्राफ था, यही था ना भाई, ठीक है। अब आपने इन दोनों की मदद से एक ग्राफ और बनाया था। क्या बनाया था आपने? पी एस बराबर पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इजकल टू एक्स ए। ये वाला आपने जो फॉर्मूला है वो भी कल आपकी क्लास में आपने डेराइव किया था। वहां राउल्ट्स लॉ में हमने नहीं बनाया था ग्राफ, यहां हम उसमें भी अगर आपको राउल्ट्स लॉ के लिए भी ग्राफ पूछ ले तो आपको यही बनाना है, आदर्श वाला, ठीक है ना। अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी कल हमने डेराइव किया था। ये क्या है भाई? विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। और या आपको कुल वाष्प दाब भी बोल सकते हो, या तो पीएस लिखा हुआ मिल सकता है या आपको पीटी लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। पीटी बराबर भी क्या होगा भाई? दोनों का योग, विलेय और विलायक के वाष्प दाब का। पीटी बराबर क्या होगा? या मैं इसको पीएस भी लिख सकता हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पीएस का मतलब विलयन का वाष्प दाब और पीटी का मतलब टोटल कुल वाष्प दाब, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। अब देखो इनके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको याद हो प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आपको जनरली 3 रिलेशन याद रखने हैं। ये आपके जो आप जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हाँ, हिंदी में देखो भाई, देख लेना आप, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स है। अब तो याद करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्या आ रहा है भाई? नाम 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 नाम, आजा आजा आजा। आएगा आएगा आएगा। काइनेट कभी कभी होता है ना, आपके दिमाग से चीज फुर्र उड़ जाती है और आपके एक साथ आपके याद में आती है झटके के साथ, ठीक है। तो अब मेरे भी आ गया रासायनिक बलगति, ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स, ये वाला चैप्टर, ठीक है। देखो भाई अब बात करते हैं जो केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में भी ये आपको क्या आएगा भाई? काम में आएगा। देखना भाई, ध्यान देना। देखो अब पहला ग्राफ जो है वो y इजकल टू एम एक्स, ये तो अब आप रट लो, ये मानो ये ग्राफ, थोड़ी मैथ भी आपको आनी चाहिए। y इजकल टू दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होगा एम एक्स प्लस सी, और तीसरा आपका होगा y इजकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो पहला वाला ग्राफ देखो,
ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जो y पर है उसको यहां रखेंगे, जो x पर है उसको यहां रखेंगे, और ढाल हमारा किसके बराबर होगा, m के बराबर। mx प्लस c वाला ग्राफ थोड़ा ऊपर से बनेगा, यहां पर आपका अंतःखंड इंटरसेप्ट c आएगा, ये आपकी ढाल होगी किसके बराबर, m के बराबर, जो y एक्सिस पर है उसको y पे लिखेंगे, जो x एक्सिस पर है उसको x से लिखेंगे। y इक्वल टू अगर माइनस mx प्लस c होगा तो ग्राफ बनेगा ऊपर से नीचे, ये अंतःखंड इंटरसेप्ट c होगा, ये y एक्सिस पर होगा, जो ढाल होगी आपकी वो माइनस m के बराबर होगी, और x एक्सिस पर जो भी है उसको आप यहां लिखोगे। ये 3 ग्राफ आपके भाई इस पूरे आपकी 12वीं कक्षा में आपको काम में आने वाले हैं। अब यहां जो हमें काम में आने वाला है वो तो एक ये ग्राफ काम में आने वाला है और एक ये ग्राफ काम में आने वाला है। इनको पहले ध्यान से देख लो, फिर अभी मैं आपको बताऊंगा। देख लिया, लिख लो कहीं पे, लिख लो इनको, लिख लिया, ठीक है। चलो अब मैं इनको मिटाता हूं, अब देखना भाई, देखना, देखो चीजों को समझना है ना, ठीक है, वरना इस लेक्चर को मैं आपको 10 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन इतना मैं आपको लॉन्ग डिटेल में पढ़ा रहा हूं, क्यों, सीखने के लिए। सीखना इंपॉर्टेंट है भाई, रट के तो आप एग्जाम में दे ही आओगे, नंबर भी आ जाएंगे आपके, लेकिन सीखे नहीं तो उस ज्ञान का क्या फायदा, ठीक है ना। तो सीखने के लिए सारी मेहनत हो रही है। देखो ये जो ग्राफ है वो बराबर नहीं है क्या भाई, आपको y इक्वल टू mx जैसा नहीं लग रहा क्या, pa बराबर p नोट ए x से, तो ये हमको एग्जैक्ट लग रहा है y इक्वल टू mx जैसा। सेम टू सेम ये भी पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, ये भी हमें समान लग रहा है किसके बराबर, y इक्वल टू mx जैसा। और ये तीसरा ग्राफ है वो हमें बराबर लग रहा है किसके, देखना भाई तीसरे ग्राफ को, इसको मैं ऐसे भी लिख दूं तो कोई गड़बड़ थोड़ी है, पी नोट बी माइनस पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस पी नोट बी, बात तो एक ही है। ये कैसा लग रहा है सर हमें, ये हमें लग रहा है y इक्वल टू एम एक्स, ये तो x हो गया, ये m हो गया, प्लस c, ये हो गया सर हमारा c। यानी ये जो तीसरा वाला ग्राफ है वो हमें सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस c का लग रहा है, और ये जो ऊपर के दोनों ग्राफ जो आपने बताए ये हमें y इक्वल टू एम एक्स वाले लग रहे हैं। तो अब y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाता है भाई, अभी मैंने आपको चित्र बना के बताया था। तो अब इन तीनों ग्राफों को हम एक ही ग्राफ के अंदर बनाएंगे, इन तीनों ग्राफों को एक ही ग्राफ के अंदर बनाएंगे, ठीक है। पहले आपको मैं मैथमेटिकली टर्म से समझा दूंगा ग्राफ, और फिर मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा। इस ग्राफ को आप बोलोगे मैं उस तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखना भाई, ध्यान देना। तो पहला ग्राफ इसका, ठीक है, देखो ये रहा फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। y एक्सिस पर क्या है, वाष्प दाब, PAB क्या है भाई, A का वाष्प दाब, ठीक है। तो मैं वेपर प्रेशर लिख देता हूं, वाष्प दाब लिख लेना, ठीक है। और x एक्सिस पर क्या है, मूल अंश है सर A के, ठीक है। तो यहां मूल अंश है, मूल अंश है किसके भाई, इस तरफ जा रहा हूं तो मैं किसके हैं, XA के, ठीक है ना भाई, ध्यान देना थोड़ा सा। अब XA के मूल अंश इधर की तरफ जा रहा हूं तो आपको पता है अधिकतम मूल अंश कितना होता है, 1। तो इस जगह मूल अंश क्या होगा, 0, और इस जगह हम मान लेते हैं मूल अंश क्या होगा, 1। तो इस जगह तो मैं कहूंगा कि सर XA जो है बराबर बिल्कुल है किसके, 0 के, और इस जगह सर मैक्सिमम होगा, यानी XA जो मेरा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है, यही कंडीशन होगी। और जो मेरी स्लोप है, जो सीधी लाइन आएगी वो किसके बराबर आएगी भाई, पी नोट ए के बराबर आएगी, ठीक है। ये जो सर मेरा बिल्कुल ओरिजिन से काटता हुआ जो सीधा जाएगा, एक बार रुको, ओरिजिन से जो काटता हुआ बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ये मेरा सर जो ग्राफ होगा ये किसके बराबर होगा, एक सेकंड अभी रुको, इस लाइन को बाद में बनाएंगे। ये जो सर ग्राफ होगा वो मेरा होगा आपका पी नोट ए के बराबर, ये जो मेरी ढाल होगी, ठीक है, यही है भाई। अब आप इसको एक कंडीशन से और समझ सकते हो कि अगर XA का मान 0 रख दें, अगर XA का मान हम यहां पे 0 रख दें तो ये पूरा जो है ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो PA किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अरे भाई XA का मान मैं 0 रखूं तो 0 का गुणा किसी से भी करो, टोटल चीज 0 आएगी। तो PA की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। तो देख लो जब XA आपने 0 रखा है तब यहां से जो ये किसकी लाइन है भाई, प्रेशर की लाइन है, PA की लाइन है, तो PA भी कैसा है, देख लो भाई बिल्कुल 0, ठीक है। और अगर XA का मान सर 1 रखें, अगर XA का मान हम 1 रखें तो जो P नोट A है वो किसके बराबर हो जाएगा, PA के बराबर हो जाएगा। जो P नोट A है वो किसके बराबर हो जाएगा, PA के बराबर हो जाएगा। तो जो आपका देखो जो P नोट A है वो किसके बराबर हो गया, PA के बराबर हो गया। अब कोई सा भी पॉइंट हम मान लेते हैं कि यहां से P नोट A होगा ये, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हो गया क्लियर, समझ में आ गया ना। एक बार वैल्यू 0 रख दो, एक बार 1 रख दो। अब मैं इस दूसरे वाले ग्राफ को बना रहा हूं, तो ये दूसरे वाले ग्राफ को देखो मैं इसी में बना रहा हूं। तो वैसे अगर मैं बनाता हूं तो ये ग्राफ भी ऐसे बनता। अब अगर इसको उल्टा ऐसे बनाऊंगा तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अरे उल्टा बना दिया, ये वाली एक्सिस हमारी y हो गई, ये वाली x हो गई, ठीक है। वही स्लोप सीधे ओरिजिन से काटता हुआ। तो इस ग्राफ को अब मैं इसमें जोड़ रहा हूं,
ये लो इसमें जोड़ दिया। ये तो हमारी हो गई वाई एक्सिस, ये तो हमारा हो गया वही सर वेपर प्रेशर, और ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ गए, एक ही ग्राफ के अंदर दूसरे को मिला रहे हैं। तो अब देखना, जो पीबी है वो तो आपका वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर क्या है, मोल अंश एक्स बी के, यानी मोल अंश अब इधर जो जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं एक्स ए के, और मोल अंश जो एक्स बी है वो कहां जा रहा है, इधर, क्योंकि हम ग्राफ को ऐसे बना रहे हैं तो मोल अंश जो एक्स बी है वो हमारा इधर जा रहा है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब इधर जा रहा है तो आपको पता है इधर मैक्सिमम होगा, यानी एक्स बी इधर मैक्सिमम कितना हो सकता है, मोल अंश 1, तो इधर कितना होगा, इधर सर बिल्कुल 0 होगा, इस पॉइंट पर बिल्कुल 0 होगा, और इस पॉइंट पर बिल्कुल 1 होगा। ठीक है, अब देखो, अब ग्राफ बनाना है हमको, बिल्कुल ओरिजिन से काटता हुआ सीधा जाएगा, तो बिल्कुल ओरिजिन से काटता हुआ सीधा जाएगा, ये गया बिल्कुल सीधा। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा वो किसके बराबर होगा, अच्छा ये वाला पॉइंट पी नोट ए के बराबर, तो ये वाला पॉइंट किसके बराबर होगा, पी नोट बी के बराबर होगा। अब आपके दिमाग में यहां एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आपने पॉइंट नीचे क्यों मिलाया, इस पॉइंट को आपने बराबर में ऊपर क्यों नहीं रखा। आंसर ये है कि भाई विलयन में हमने कितने घटक लिए हैं, 2, तो अब एक का कुछ हो सकता है ज्यादा वेपर प्रेशर हो, दूसरे घटक का कैसा हो, कम वेपर प्रेशर हो। अरे 2 अलग अलग घटक लिए हैं ना, तो एक का ज्यादा हो सकता है, एक का कम हो सकता है, या इस वाले का ज्यादा हो सकता है, इस वाले का कम हो सकता है, तो इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। क्योंकि अगर दोनों का वेपर एग्जैक्ट 1 होगा तो वो तो एक ही अवयव रह जाएगा, लेकिन हमने कितने अवयव लिए हैं, 2, तो एक का कुछ ज्यादा होगा, एक का कम होगा, इसलिए एक का वेपर प्रेशर हमने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, बी का हमने कैसा ले लिया, कम ले लिया। ठीक है, तो अब देखो, अब ये वाला ग्राफ बन गया, इसमें भी कंडीशन लगा दो भाई कि अगर सर हम एक्स बी की वैल्यू 0 रखें तो ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, 0, तो पी बी की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, तो यहां देख लो हमने एक्स बी 0 रखा, एक्स बी 0 रखा, तो देख लो जो पीबी है, यहां वेपर प्रेशर किसका रखा था, पीबी का, यहां वेपर प्रेशर किसका रखा था, पीए का, तो जो पीबी की वैल्यू है वो देख लो बिल्कुल कहां आ गई, इस वेपर प्रेशर की वैल्यू बिल्कुल कैसी आ गई, 0 आ गई। सर हम एक्स बी की वैल्यू 1 रखें तो ये जो पीबी है ये किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट बी के बराबर। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू 1 रखी तो जो पीबी है वो किसके बराबर आ गया, पी नॉट बी के बराबर आ गया, और इन दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया। ठीक है, अब सर हमको ग्राफ बनाना है, ये तीसरा वाला ग्राफ देखो, तो अगर हम इस एक्स ए को ले लेते हैं भाई, इसको मैं इस तरीके से इसमें समझ लो, देखो एक्स ए की अगर मैं वैल्यू 0 रखूं, एक्स ए की वैल्यू 0 रखूं, तो 0 से गुणा इसका करेंगे, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, यानी पीएस बचेगा आपका किसके बराबर, पी नोट बी के बराबर। ठीक है, यही होगा, तो जो आपका पीएस है वो किसके बराबर बचेगा, आपका पी नोट बी के बराबर, किसके बराबर बचेगा, पी नोट बी के बराबर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर इस एक्स ए की वैल्यू 1 रख दूं, इस एक्स ए की वैल्यू कितनी रख दूं, 1 रख दूं, तो ये 1 हो गया, तो आपको पता है कि भाई पीबी से तो पी नोट बी कट जाएगा ना ये, और बचेगा क्या, केवल पी नोट ए बचेगा। अरे इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे और सिर्फ और ये बच जाएगा पी नोट ए। यानी अगर मैं पीएस की वैल्यू कितनी रखूं, 1 रखूं, अगर मैं विलयन की वैल्यू कितनी रखूं, 1 रखूं, तो मुझे जो फाइनल वैल्यू पॉइंट मिलेगा वो पीएस किसके बराबर होगा, पी नोट ए के बराबर होगा। यानी जो ये पीएस है वो किसके बराबर होगा, पी नोट ए के बराबर होगा। तो 0 पर जब हमने रखा, जब देखो जब हमने एक्स ए बराबर क्या रखा, 0, जब हमने एक्स ए बराबर 0 रखा तो हमें पॉइंट कौन सा मिला, हमें पॉइंट मिला पी नोट बी। एक्स ए बराबर 0 रखने पर हमें पॉइंट मिला पी नोट बी, और जब हमने एक्स ए बराबर 1 रखा तो एक्स ए बराबर 1 रखने पर ये दोनों कट गए और हमें मिला पी नोट ए, और पी नोट ए हमारा कहां है, ये रहा। तो हम 2 पॉइंट जब मिल जाते हैं तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और ये जो फाइनल है ये हमें क्या बता रहा है, पीएस का ग्राफ बता रहा है, पी टोटल का ग्राफ बता रहा है, और पी टोटल बराबर क्या होता है, पीए प्लस पीबी। और ये वाला जो पॉइंट है वो हमें किसको बता रहा है भाई, पीबी को बता रहा है। तो ये वाला जो हमारा ग्राफ है वो पीबी का है, और पीबी किसका है, पी नोट बी एक्स बी का। ये वाला जो पॉइंट है वो हमें किसको बता रहा है, पी ए के प्रेशर को बता रहा है, और पी ए जो है हमारा वो कितना है, पी नोट ए एक्स ए। यानी ये वाली जो लाइन है वो हमारी है पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए। बोलो भाई ग्राफ समझ में आया या नहीं। इतनी मेहनत अपन ने पूरा जो डिटेल से लिया है वो इस ग्राफ को समझाने के लिए लिया। अब इस ग्राफ को मैं आपको दूसरी तरीके से भी समझा सकता हूं। पहले इसको आप लिख लो, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। ये तो बस आपको समझाने के लिए, ये सारी बातें आप पहले भी लिख चुके हो, ठीक है। लिखो इसको, फिर आपको और समझाता हूं इसको, ठीक है भाई। तो देखो, जब आपने विलयन के अंदर केवल एक ही सॉल्यूशन लिया है, यहां तो क्या है आपका, केवल शुद्ध अवयव बी है, शुद्ध बी है, क्योंकि यहां पर बी पूरा पूरा है भाई, ए तो बिल्कुल 0 है। तो
तो जो वाष्प दाब होगा वो भी सिर्फ किसका होगा, बी का होगा, ठीक है। जो केवल देख लो वेपर प्रेशर बी का क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहां देखो, यहां शुद्ध अवयव कौन है, केवल और केवल, शुद्ध अवयव कौन है, केवल और केवल ए, क्योंकि बी के तो मोल फ्रैक्शन यहां 0 है, तो यहां जो वाष्प दाब होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, ए का होगा, ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप XA को बढ़ाते जा रहे हो, x से 0 है, बढ़ाते बढ़ाते कहां तक लेके जा रहे हो, ए तक लेके जा रहे हो, x से 0 है, बढ़ाते बढ़ाते आप लेके जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें तो पता है राउल्ट्स लॉ क्या है, आंशिक दाब समानुपाती होता है किसके, मूल अंश के। तो जैसे जैसे हम मूल अंश बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम मूल अंश बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा दाब भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बी के लिए देख लो, एक्स बी के मूल अंश यहां पर 0 है, तो एक्स बी के मूल अंश जब 0 है तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल यहां 0 है। जैसे जैसे हम एक्स बी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो आंशिक दाब है वो बी का बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम इधर की साइड आओ, जैसे जैसे हम बी को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम बी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो आंशिक दाब है बी का वो भी कैसा होता है, बढ़ता जा रहा है। और जो फाइनल जो ऊपर वाली लाइन आएगी वो किसको बताएगी, कुल विलयन के वाष्प दाब को, ठीक है। लिख लो भाई इसको, एक बार लिख लिया होगा आपने। चलो अब आगे की बात करते हैं, मिटा दूं भाई इसको। देखो अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना भाई, आप थोड़ा सा उनको समझा भी दो, इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल देखो किसके, आदर्श विलयन के, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल, आदर्श विलयन के क्या बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। देखो भाई पहला देखो, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है। समान प्रकार के हैं भाई हाइड्रोकार्बन, तो समान प्रकार के हाइड्रोकार्बन होंगे, जो वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स होगा वो भी बराबर होगा, तो विलय विलायक के जो मध्य जो आकर्षण बल है वो भी कैसा होगा, समान होगा। लेकिन ध्यान रहे मैक्सिमम अंतर कितना होना चाहिए, केवल एक ही कार्बन का होना चाहिए। ऐसा नहीं आप एथेन लिखकर लिख रहे हो आप हेक्सेन, तो वहां पर क्या है, एक तो बहुत छोटा रह गया और एक बहुत बड़ा हो गया साइज में, और जब साइज का अंतर आ जाएगा तो वांडरवाल बल में भी अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे, अनादर्श विलयन हो जाएंगे, और अनादर्श में भी धनात्मक विचलन वाले, बताऊंगा मैं आगे जब आप नॉन आइडियल पढ़ोगे, अनादर्श विलयन पढ़ोगे। तो अभी इतना समझ लो कि जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन का होना चाहिए, एक ही कार्बन का होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, आदर्श विलयन होगा, क्योंकि उस कंडीशन में जो इनके वांडरवाल आकर्षण बल है वो लगभग कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। हेक्सेन में 6 कार्बन, हेप्टेन में 7। और देखो और क्या देखोगे, क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसी तरीके से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। और देख लो CCl4 SiCl4, और देख लो चौथा, और क्या लिखोगे, बेंजीन लिख लो, साथ में टोलुइन लिख लो, ठीक है। और लिखा दूं, और लिख लो भाई, और क्या लिखोगे, क्लोरोबेंजीन लिख लो, ब्रोमोबेंजीन लिख लो। सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी, गुणधर्म एक जैसे, तो आकर्षण अंतराण्विक आकर्षण बल भी कैसा होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। और लिख लो एक और, मीथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, मैथेनॉल, ठीक है। मैथेनॉल एथेनॉल लिख लेना, बात एक ही है, ठीक है ना भाई। तो ये सारे जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं भाई, किसके एग्जाम्पल हैं, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लिख लो इनको एक बार, फिर अनादर्श की बात करते हैं। लिख लिया। अब अनादर्श विलयन को बताने के लिए मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि सारी कहानी जो अभी हमने इतनी डिटेल से पढ़ी है वो आपने समझ ली है, तो अनादर्श में आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। देखो भाई ध्यान दो, अब बात करते हैं दूसरा अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखना भाई ध्यान देना इनको, है ना। अनादर्श विलयन देखो, अनादर्श विलयन में 2 तरीके की कंडीशन आती हैं। अनादर्श विलयन में सब कुछ क्या होगा, बराबर नहीं होगा। पहले मैं लिख देता हूं इसकी कंडीशन कि पहला तो क्या होगा, राउल्ट्स के नियम की पालना नहीं करते, राउल्ट्स के नियम की पालना नहीं करते। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो विलय विलय के मध्य आकर्षण बल है और जो विलायक विलायक के मध्य आकर्षण बल है वो बराबर नहीं होगा, विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल के।
तीसरी कंडीशन क्या है कि डेल्टा एच जो मिक्सचर है वो भी बराबर नहीं होगा किसके, जीरो के। चौथी कंडीशन क्या है कि जो आयतन मिक्सचर है वो भी बराबर नहीं होगा किसके, जीरो के। ये कंडीशन किसकी है भाई, ये सारी कंडीशन है अनादर्श विलयन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब देखो अगर बराबर नहीं है तो या तो ज्यादा होगा या कम होगा। अरे भाई बराबर नहीं है तो दो ही तरीके की कंडीशन होगी, या तो वो ज्यादा होगा या वो कैसा होगा, कम होगा। तो अगर ज्यादा होंगी जब चीजें, यानी मैं कहूं कि जब डेल्टा एच ज्यादा है, ज्यादा का मतलब पॉजिटिव है, जब डेल्टा वी मैक्सिमम है मतलब पॉजिटिव है, जब डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा वी नेगेटिव है, आकर्षण बल ज्यादा है, आकर्षण बल कम है, तो कहने का मतलब दो कंडीशन होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो ज्यादा के लिए हम क्या लिखेंगे, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा हम लिखेंगे ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो अब सारी कंडीशन पहले ये लिख लो अनादर्श की, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। लिख लिया। देखो भाई अब बात करते हैं हम सारे के सारे धनात्मक डेविएशन की, धनात्मक विचलन की बात करते हैं। ठीक है, तो अनादर्श विलयन में आप पढ़ रहे हो धनात्मक विचलन। ठीक है, देखो भाई धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, लिख लेना। अब इसमें कंडीशन पहली क्या होगी कि राउल्ट्स के नियम की पालना नहीं करेंगे, नहीं तो करेंगे, अनादर्श में आ रहे हैं। अब धनात्मक में सारी चीजें क्या होंगी, ज्यादा होंगी, यानी जो यहां पर पी ए आएगा वो ज्यादा आएगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए से, और जो पीबी आएगा, जो पीबी आएगा वो भी ज्यादा आएगा किससे, पी नॉट बी एक्स बी से। यानी मैं कहूं कि जो टोटल है पी टोटल वो ज्यादा आएगा किससे, पी ए प्लस पीबी से। ये कहानी होगी। ठीक है, धनात्मक में। दूसरी बात क्या बोला हमने कि जो विलय का आकर्षण बल है, ये विलायक और जो विलय का आकर्षण बल है वो ज्यादा होगा किससे, विलयन के आकर्षण बल से। ठीक है, ये विलायक और ये विलय और इनका जो आकर्षण बल है वो ज्यादा होगा किससे, विलयन से, आकर्षण बल ज्यादा। ठीक है, तीसरा देखो, जो डेल्टा एच जो मिक्सचर है, डेल्टा एच जो मिक्सचर है वो आपका ज्यादा होगा जीरो से। कहने का मतलब जीरो से ज्यादा, तो डेल्टा एच बराबर कैसा होगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब प्रक्रम कैसा होगा, ऊष्मा शोषी। यानी जब आप विलय और विलायक को मिलाओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। प्रक्रम कैसा है, ऊष्मा शोषी है। ठीक है, चौथी बात करते हैं। चौथी बात, डेल्टा वी मिक्सिंग, आयतन मिक्सचर भी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। यानी जब आप विलय और विलायक को मिलाओगे तो आपका आयतन कैसा होगा, बढ़ जाएगा। आयतन कैसा होगा भाई, बढ़ जाएगा। ठीक है, कम नहीं रहेगा, ज्यादा हो जाएगा आयतन। ठीक है, समझना कैसे। अब एक एक कहानी को, सारी कहानी आपको समझाते हैं। एक सेकंड ना भाई, कहानी को देखो। ये आपका विलय, ये आपका विलायक, ठीक है, और ये आपका विलयन। ठीक है, 3 बक्से बना लिया हमने। इसमें आपके विलायक के पार्टिकल ले लिए हमने ए, इसमें विलय के पार्टिकल ले लिए हमने बी, बिल्कुल पास बना देते हैं, और इसमें विलयन के पार्टिकल ले लिए हमने ए बी। ठीक है, देखो भाई अब यहां विलय और विलायक, ये बी विलय है आपका और ए आपका विलायक है। ठीक है, आप समझ लेना, एक बार मैंने आपको बता दिया, यहां लिख भी रखा है, बार बार कंफ्यूज मत होना। ए के बीच में जो आकर्षण बल है और बी के बीच में जो आकर्षण बल है वो कैसा है, प्रबल। वो कैसा है भाई, प्रबल। देख लो, ज्यादा है किससे, ए बी के आकर्षण बल से। यानी यहां जो आकर्षण बल लग रहा है वो तो कैसा है आपका, दुर्बल, या लग ही नहीं रहा, दूर दूर भाग रहे हैं। और यहां जो इन दोनों में आकर्षण बल लग रहा है वो कैसा है आपका, प्रबल, ज्यादा है। ठीक है, देख लो, विलायक और विलय के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो ज्यादा है। ग्रेटर देन का मतलब जिधर मुंह ज्यादा खुला हो ना उधर समझ लेना वैल्यू ज्यादा है, मान ज्यादा है उस तरफ का। तो इधर तो आपके मान कैसे हैं, ज्यादा। इधर जो आकर्षण बल है वो कैसा है, ज्यादा, और इधर जो आकर्षण बल है वो कैसा है, कम। सारी कहानी इसी पर डिपेंडेंट है, सारे प्रॉपर्टी समझ जाओगे, देखना। अब दूसरी बात क्या बोली हमने कि डेल्टा वी मिक्सिंग
कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी आपको विलेय और विलायक को घोलना है तो आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब देखो जब भाई आकर्षण बल प्रबल है, मैं बोल रहा हूं ये ए पार्टिकल है, दूसरा भी ए पार्टिकल है, दोनों ने एक दूसरे को प्रबलता से पकड़े रखा है। तो जब प्रबलता से पकड़े रखा है तो ये अलग अलग होना नहीं चाहते, ये टूटना नहीं चाहते, और इनको अगर हमें तोड़ना है तो हमें एनर्जी इनको देनी पड़ेगी। तो इस वजह से देख लो डेल्टा एच मिक्सर बराबर कैसा आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है। प्रक्रम कैसा है, ऊष्मा शोषी। समझ में आ गई बात। दूसरी बात कैसे समझे, आयतन कैसे बढ़ रहा है सर, इस बात को बताओ। ये तो समझ गए हम। अब देखो आयतन कैसे बढ़ रहा है इसको भी समझो। अगर आकर्षण ज्यादा होगा तो चीजें पास में आएंगी क्या? अरे सही है बात, आकर्षण ज्यादा है तो चीजें कैसी आएंगी, पास में आएंगी। और अगर आकर्षण कम है तो चीजें कैसी भगेंगी, दूर दूर। सिंपल सी बात है। अब यहां तो आकर्षण कैसा था, ज्यादा था, तो देख लो ये पार्टिकल्स कैसे हैं, बिल्कुल पास पास एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। यहां ए बी में आकर्षण बल कैसा है, कम, और आकर्षण कम है तो ए बी एक दूसरे से कैसे भाग रहे हैं, दूर दूर। आकर्षण है ही नहीं, दोनों एक दूसरे से कैसे भाग रहे हैं, दूर दूर। और जब दूर दूर भागेंगे तो आयतन कैसा कर देंगे, बढ़ा देंगे। आयतन का मतलब क्या है, कितनी जगह घेर रहे हैं। और जब पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, अवयवी कण दूर दूर भागेंगे तो आयतन कैसा हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से हमने लिखा है कि यहां जो आयतन है वो कैसा हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण नहीं है। आकर्षण नहीं है तो ये दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो ये क्या हो जाएंगे भाई, ये क्या हो जाएंगे, आयतन को ज्यादा घेरेंगे तो आयतन हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हमने इसको क्या बोला, पहले वाले पर आ जाओ, राउल्ट स्केल के लिए हमने क्या बोला कि जो PA है वो कैसा है, ज्यादा है किससे, P0 एक्स से। अब ये जो PA है ना यहाँ पे, ये तो आप मान लो प्रायोगिक मान है, यानी जब हमने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल करके हमने देखा था तो हमारा ये आया था। और ये जो मान है वो परिकलित है। परिकलित का मतलब कैलकुलेटेड, ठीक है, परिकलित। और ये हमने किससे लिया, राउल्ट के नियम से लिया, ठीक है। ये तो हमने प्रैक्टिकल चेक करके देखा, और ये हमने राउल्ट्स के नियम से जोड़ बाकी गुणा भाग करके देखा। तो हमने क्या देखा कि जब हमने प्रैक्टिकल किया इसी का, तो हमें जो आपका वाष्पदाब मिला, वो हमें कैसा मिला, ज्यादा मिला। किससे, राउल्ट्स के नियम से कैलकुलेशन करने से। पहले तो कंडीशन हमने आइडियल ली थी कि भाई दोनों का समान है, ठीक है, बट एक्चुअल में देखा तो क्या देखा हमने कि जो हम प्रायोगिक तौर पर जब हम प्रैक्टिकल करके जब डेटा निकालते हैं तो जो वाष्पदाब का मान है वो ज्यादा आता है। किससे, जब हम राउल्ट्स के नियम से कैलकुलेशन करते हैं उससे ज्यादा मान आता है। तो देखो ज्यादा क्यों आता है, एक ही कहानी, इनके बीच में आकर्षण बल कैसा है, दुर्बल। एक दूसरे को कोई आकर्षण ही नहीं है इनके बीच में, तो ये एक दूसरे से कैसे भाग रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं। अब ये भाई साहब एक दूसरे से कैसे भाग रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं। इस कंटेनर को मैं बड़ा कर देता हूं, ये एक दूसरे से कैसे भाग रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा भी सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो दूर दूर भाग रहे हैं, तो ये तो आसानी से क्या हो जाएंगे भाई, वाष्पीकृत हो जाएंगे। आसानी से कैसे हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। बताई थी मैंने बात कि अगर आकर्षण बल कैसा हो, प्रीवियस लेक्चर में, अगर आकर्षण बल कैसा हो, प्रबल, तो प्रबल में तो ए ने बी को पकड़े रखा है, जाने नहीं दे रहा, वाष्प में कन्वर्ट ही नहीं होने दे रहा। लेकिन यहां तो आकर्षण बल कैसा है, दुर्बल, चला जा, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो तुझे धक्का दे के और भेजूंगा, ठीक है ना। तो यहां जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे या थोड़ी सी भी सूटेबल कंडीशन मिलेगी, फटाक से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जब ज्यादा से ज्यादा वाष्प में परिवर्तित होंगे तो वाष्प दाब का मान भी कैसा आएगा भाई, ज्यादा आएगा। तो यहां देख लो हमने यहां क्या लिखा, जब प्रायोगिक रूप से हम चेक करते हैं तो PA की वैल्यू ज्यादा आती है किससे, P0 एक्स से। बोलो चीजें आ गई समझ में, अरे आ गई ना समझ में भाई। चलो अब इसका मैं बताता हूं आपके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ में इसका हम क्या देखेंगे, ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है भाई। लिख लो पहले इसको, ये सारी 4 कंडीशन को लिख लो। चलो चीजें समझनी है तो बड़े लेक्चर से घबराना मत भाई, बड़ा लेक्चर हो गया सर इतना बड़ा, अरे चीजें समझनी है तो बड़ा लेक्चर भी आपको अटेंड करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो रट्टा मार के भी काम चला सकते हो, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपसे। लेकिन अगर हमें चीजें समझनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट को आप पसंद करते हो तो इसको भरपूर टाइम देना पड़ेगा, ये नहीं ऊपर ही ऊपर से देख लिया सर हमने तो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल की बात करता हूं भाई आपसे, ठीक है। एग्जाम्पल, पहले ग्राफ बना लेता हूं क्या, चलो ग्राफ बना लेता हूं पहले। चलो ये ग्राफ रहा, तो आइडियल का ग्राफ तो आपको पता ही है, इधर x से बराबर 0, इधर x से बराबर 1, इधर xe बराबर 1 और इधर xb बराबर 0। यहां क्या है आपका मोल अंश, और इन दोनों जगह पर क्या है, वाष्प दाब। यहां भी वाष्प दाब है और यहां भी वाष्प दाब है, ठीक है। यहां हम गए तो वैल्यू हमें मिली किसकी, P0 A की,
यहां हम गए, बिल्कुल ओरिजिन से टच कर देना, तो वैल्यू हमें किसकी मिली, पी नॉट बी की। टोटल हमने किया तो हमें पी टोटल मिला, वो ज्यादा मिलेगा किससे, पी ए प्लस पी बी से। अभी एक ग्राफ बना लेते हैं। ये तो ग्राफ था आपका आइडियल का, आइडियल का ही था ना भाई ये ग्राफ। अब आइडियल से हमें क्या बनाना है भाई, नॉन आइडियल बनाना है। ठीक है, तो नॉन आइडियल के लिए आपको धनात्मक विचलन बताया। धनात्मक विचलन का मतलब जो यहां पर हमें कुल वाष्प दाब मिलेगी वो कैसी मिलेगी भाई, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अभी अभी हमने प्रैक्टिकल से देख भी लिया, तो ज्यादा मिलेगी। तो उसके लिए हम इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, यानी इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसको आप चाहो तो ऐसे डॉट डॉट लाइन में भी बना सकते हो, ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये तो डॉट डॉट लाइन से बना दिया आपने, इसको भी डॉट डॉट लाइन से कर दो। ये लो, ये सुविधा मेरे पास है भाई, मैं डॉट भी बना सकता हूं। ठीक है, आपके पास ये सुविधा नहीं है कौन, पेन कॉपी में, इसके लिए मुझे खेद बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखो अब यहां पे भी क्या है, धनात्मक, तो ये बिल्कुल ऊपर से सेम टू सेम, ये बिल्कुल ऊपर से। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, धनात्मक विचलन। अब आ जाओ बारी करते हैं बात किसकी, पी टोटल की। तो पी टोटल यहां कैसा होगा, ज्यादा होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से। ये ग्राफ किसका है, पी ए का, तो यहां हम लिख दे देंगे पी ए ज्यादा होगा किससे, पी नोट ए एक्स ए से। ये पी बी जो है वो ज्यादा होगा किससे, पी नोट बी एक्स बी से। ठीक है, समझ गए बात को, बना लो इस ग्राफ को। फिर इसके एग्जाम्पल भी लिखता हूं। ठीक है, देखो भाई आपका समय बचाने के लिए मैंने यहां पर आपको एग्जाम्पल लिख दिए। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या हो रहा होगा, जब हम इनको मिलाएंगे तो आकर्षण बल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, इस वजह से ये किसके एग्जाम्पल है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, देखो कैसे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इथेनॉल जल का। आपको पता है इथेनॉल को जब हम मिलाएंगे तो इथेनॉल में आपस में भी क्या होती है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये दूसरा अणु होगा कोई इथेनॉल का, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और पानी के अणु में भी क्या होती है भाई, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी के अणु में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई, पानी के एक अणु 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं यहां। लेकिन अल्कोहल में मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 2 या 3। ठीक है, 2 बन सकते हैं जनरली, तो एक्सट्रीम कंडीशन पे 3 बन सकते हैं, क्योंकि 2 लोन पेयर है भाई, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है, 2 हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है ये। तो यहां तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब पानी में तो कितने हाइड्रोजन बन रहे थे, 4, और जब आपके अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन रहे हैं, कम। तो पानी में जब ज्यादा हाइड्रोजन बंद है तो वो मुझे बताओ अल्कोहल के साथ मिलना चाहेगा क्या, नहीं, क्योंकि पानी में तो कैसा है, प्रबल आकर्षण बल है, 4 हाइड्रोजन बंद उपस्थित हैं, तो वो इथेनॉल से मिलना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप मिलाओगे तो वो कैसा विलयन प्रदर्शित करेंगे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन वो होंगे, क्योंकि यहां आकर्षण बल कैसा होगा, कम होगा। बात आ गई समझ में आपको। एक और देखो, एक और एग्जाम्पल, एक और बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताता हूं। देखो इसको, देखो बेंजीन और CCl4। बेंजीन को अगर मैं बोलूं तो ये बेंजीन का जो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, 11वीं क्लास में आपने बनाया भी होगा। ये ऊपर इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइजेशन करती है, चक्रण लगाती है। इसी तरह नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, डिलोकलाइजेशन करती है, कुछ सैंडविच जैसी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब होगा क्या, CCl4 की हम बात करें तो CCl4 में चतुष्फलकीय संरचना, और ये ClCl, और आपको पता है क्लोरीन के पास संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 1 से तो बंद बना लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6। कहने का मतलब इसके पास 3 लोन पेयर बचेंगे। यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, ज्यादा। ठीक है, और यहां भी क्या है, लोन पेयर। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर हटाएंगे। तो यहां CCl4 और जब आप बेंजीन को मिलाओगे तो इन दोनों के बीच में भी आकर्षण बल कैसा होगा, कम। और जब विलय विलायक का आकर्षण बल कैसा हो, कम, तो वो कैसा विलयन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, आपको यही कंडीशन बताई थी भाई A का जो आकर्षण बल है, BB का जो आकर्षण बल है वो ज्यादा होगा, या मैं कहूं कि AB का जो आकर्षण बल है वो कैसा होगा, कम। तो जब हमने इन दोनों को मिलाया तो आकर्षण बल कैसा आया, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित। तो ये कैसा विलयन होगा, धनात्मक विलयन होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप याद रख लो। बुक में आपके स्टार्टिंग के 5-6 एग्जाम्पल हैं, उनको ही आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर में कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो 2 उदाहरण कोई आप लिख देना। ठीक है भाई, लिख लिया। चलो अब बात करते हैं ऋणात्मक विचलन की। चलो भाई चलो, अब बात करते हैं ऋणात्मक विचलन की। ठीक है,
समय समाप्ति की घोषणा अभी नहीं करनी है, मैं चलो आपके लिए लिख देता हूं, वीडियो लंबी लग रही है तो। ठीक है, चलो भाई, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, लिखो दूसरा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। देखो भाई, ऋणात्मक विचलन यानी राउल्ट्स के नियम की पालना तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। यहां पर जो प्रायोगिक आएगा वो कम आएगा, किससे? कैलकुलेटेड से। पीबी जो है वो भी कम आएगा, किससे? पी नॉट बी एक्स बी से। तो जो पी टोटल है या पी एस है, या मैं पी टोटल लिख सकता हूं या पी एस भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब एक है, वो भी कम आएगा, किससे? पी ए प्लस पी बी से। ये तो पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? दूसरा ट्रैक्टर नहीं, कैरेक्टर। ए ए प्लस बी बी, किसकी? पता नहीं, ए ए नहीं, ए बी। ठीक है, चलो भाई, अब यहां जो आकर्षण बल है वो कैसा होगा? कम होगा। किसका? विलेय का और विलायक का जो आकर्षण बल है वो कम होगा, किसके? विलयन के आकर्षण बल से। ठीक है भाई। अब तीसरी बात, यानी जैसे ही दोनों को मिलाया विलयन में अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आसानी से वाष्प में परिवर्तित होने नहीं देगा। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा, डेल्टा एच मिक्सचर, डेल्टा एक्स मिक्सचर बराबर होगा, किसके? नहीं होगा, जीरो से कम होगा। जीरो से कम का मतलब डेल्टा एच बराबर कैसा? नेगेटिव। ठीक है। चौथा, डेल्टा वी मिक्सचर, ये भी कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा वी बराबर कैसा होगा? नेगेटिव। यानी जब विलेय और विलायक को मिलाओगे तो आयतन में क्या आएगी? कमी आएगी, आयतन घटेगा। और पांचवी छठवीं कंडीशन तो एक जैसी है, वो तो हर जगह आप लिख लेना। पांचवी कंडीशन क्या है? डेल्टा एस बराबर आपका कैसा होगा? पॉजिटिव, और डेल्टा जी बराबर आपका कैसा होगा? नेगेटिव। ये तो कंडीशन हर एक में सेम है। ठीक है, ये बात कर लिया आपने। चलो अब इसको समझ लेते हैं। चलो पहली बात, वही विलेय विलायक ये ले लिए सर, वापस आप 3 डिब्बे बना दो। 3 डिब्बे बना दिए भाई। अब विलेय को ले लेते हैं हम, विलेय हमारा है बीबी, विलायक को ले लिया हमने, विलायक है हमारा ए, विलयन है हमारा ए बी। ठीक है, देखो मार्कर हल्का चल रहा है, चलो डार्क मार्कर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा विलायक, ये हो गया हमारा विलेय, ये हो गया हमारा विलयन। ठीक है, देखो भाई, अब ए के बीच में जो अट्रैक्शन है और बीबी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम है। इन दोनों का आकर्षण बल कैसा है? कम। और इसका विलयन में आकर्षण बल कैसा हो रहा है? ज्यादा। ठीक है, यही कहानी तो है भाई। इनका आकर्षण बल जो है वो कैसा है? ज्यादा। देखो, जिधर मुंह ज्यादा खुला है उधर वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब देखना भाई, देखो ए के में आकर्षण बल कम है तो ये दूर दूर होंगे। देखो दूर थोड़ी डिस्टेंस बनाई है मैंने। बीबी में भी आकर्षण बल कम है तो ये भी कैसी है? थोड़ी दूर है। ठीक है, अब ए बी की बात करते हैं। ए बी में आकर्षण बल कैसा हो गया? प्रबल हो गया, तो दोनों पास में आ गए। ठीक है ना, अब सारी कहानी इसी से क्लियर। देखो पहला स्टेप क्या है? डेल्टा एच मिक्सचर कैसा होगा? नेगेटिव होगा, यानी एनर्जी यहां पर कैसी होगी? रिलीज होगी। प्रक्रम कैसा होगा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। क्यों एनर्जी निकल रही है? क्योंकि आपने जब विलेय और विलायक को मिलाया तो मिलाने पर प्रबल आकर्षण हुआ, और मैंने क्या बताया? जितना प्रबल आकर्षण होगा उतनी ही एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। क्योंकि बंध स्थायी तभी होता है जब वो एनर्जी को क्या करे? उत्सर्जित करे। तो जितनी एनर्जी को उत्सर्जित करेगा उतनी उसका स्थायित्व कैसा होगा? बढ़ेगा। और यहां आपको पता है आकर्षण बल प्रबल है, प्रबल आकर्षण बल है तो इतनी ही एनर्जी को इसने ज्यादा रिलीज किया होगा। बात आ गई समझ में आपको? अगर दुर्बल आकर्षण होता है इससे पहले वाले केस में तो हमने क्या बोला था? एनर्जी देनी पड़ेगी भाई यहां पे इनको तोड़ने के लिए, क्योंकि ऊपर वालों में कैसा आकर्षण था? प्रबल आकर्षण था। आ रही है बात समझ में? चलते हैं आगे की तरफ। डेल्टा वी मिक्सचर कैसा होगा? नेगेटिव। आयतन में क्या आएगी भाई? कमी आएगी। देखो पहले तो आकर्षण नहीं था, पहले तो पार्टिकल्स दूर थे। जैसे ही मिलाया तो मिलाने पर क्या हुआ? अट्रैक्शन बढ़ गया। अरे भाई अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या आ गए? पास आ गए। देख लो, ये तो दूर थे, थोड़े दूर, ये कितने पास। ठीक है, पास आ गए भाई। कितने दूर कितने पास आ गए। तो पास आने का मतलब ये है कि पास जब आए हैं तो आयतन में क्या आ गई? कमी। दूर में जाते तो आयतन कैसा हो जाता? बढ़ जाता। पास आ गए तो आयतन में क्या आ गई? कमी। तो कहने का मतलब
दोनों को मिलाया तो आकर्षण बढ़ गया, आकर्षण बढ़ गया तो आयतन में क्या आ गई, कमी आ गई। समझ गए? और ये दोनों प्रोसेस तो सबके एक जैसे हैं। तो कहानी लिख लो, फिर ग्राफ भी बना देता हूं आपके लिए और आपको एग्जाम्पल भी लिख देता हूं और उसको समझा दूंगा। ठीक है, लिखो भाई पहले इसको। मैंने आपके लिए ऋणात्मक विचलन के लिए ग्राफ अभी समझेंगे हम, एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या होगा, आपको पता है कि जब आप विलयन बना दोगे तो जो विलयन में जो आकर्षण बल है, विलयन में जो आकर्षण बल है वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये वाली कहानी होगी। तो विलयन में आकर्षण बल आपको कैसा रखना है, ज्यादा। जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो विलयन कैसा होगा, भाई आपका मॉलिक्यूल्स को भेजेगा नहीं, तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यहां जब आपने ए बी मिलाया तो इनमें अट्रैक्शन बल कैसा है, प्रबल। तो प्रबल अट्रैक्शन है तो ये आसानी से वाष्पित नहीं होंगे, आसानी से वाष्प नहीं बनाएंगे क्योंकि आकर्षण बल प्रबल है। तो जब आसानी से वाष्प नहीं बनाएंगे तो वाष्प दाब के मान भी कैसे आ जाएंगे, कम। तो इस वजह से वहां पर पी कम था, किससे, पी नॉट ए एक्स से, और जो पीबी है वो कम था, पी नॉट बी एक्स बी से। ठीक है, ये वाली कहानी हमने पढ़ी थी। तो कोई एक एग्जांपल लेकर हम इस चीज को समझ लेते हैं। चलो इसको समझ लो, क्लोरोफॉर्म और किसको, एसीटोन को। ठीक है, देखो भाई, देखना, ध्यान देना। एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3COCH3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3। तो ये हमने लिख लिया CHCl3। तो यहां पर आप देखोगे तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, यहां पर साइन कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, और यहां पर आपको पता है तीनों की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तीनों मोर अधिक विद्युत ऋणी है, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो हाइड्रोजन पर कैसा आएगा, पार्शियल धनावेश। तो यहां ऋणावेश और धनावेश जनरेट हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा भाई, आकर्षण बल लगेगा। तो जैसे ही आपने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को विलयन के अंदर मिलाया, दोनों को मिलाया, तो मिलाने पर क्या हुआ, आकर्षण बल कैसा हो गया, बढ़ गया, प्रबल आकर्षण हो गया। प्रबल आकर्षण हो गया तो अब ये वाष्प में परिवर्तित नहीं होना चाहते, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। दोनों में आकर्षण प्रबल है तो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, वाष्प में परिवर्तित होना नहीं चाहते। तो क्या होंगी भाई, वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी, वाष्प दाब का मान कैसे आएंगे, कम आएंगे। और जब वाष्प दाब के मान कम आएंगे तो जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कब मिलेगा, अब आपको नीचे की तरफ मिलेगा। हर जगह का जो ग्राफ मिलेगा वो किस तरफ मिलेगा, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि यहां जो वाष्प दाब आएगी, वाष्प दाब कैसी आएगी, आपकी कम आएगी। ठीक है, अब यहां पर जो पी टोटल है वो कम होगा किससे, पीए प्लस पीबी से। ये जो ग्राफ पीए है वो भी कम होगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए से। और जो ये ग्राफ पीबी है वो भी कम होगा किससे, पी नॉट बी एक्स बी से। ठीक है, ये हो गया आपका ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। ठीक है, और किसी को भी देख सकते हो। हाँ, पानी और इसको ले लो, पानी और एसिड को। जैसे ही पानी में कोई प्रबल एसिड आप मिलाओगे तो प्रबल एसिड अम्ल क्षार, जो एसिड बेस रिएक्शन है वो सबसे आसानी से होगी, और पानी फटाफट रिएक्शन करके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। जैसे HCl से रिएक्शन करी तो फटाफट क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन बनाएगा। तो कहने का मतलब प्रबल एसिड, याद रखना कौन सा एसिड, प्रबल एसिड। जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, तो प्रबल एसिड के साथ पानी क्या करेगा भाई, आसानी से रिएक्शन करेगा। प्रबल क्या बन होगा, यहां पर अट्रैक्शन होगा। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि ये सारे एग्जाम्पल भी किसके होंगे भाई, ऋणात्मक विचलन के होंगे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा था, फिनोल और एनिलीन में किस प्रकार का ऋणात्मक विचलन होगा। आप कोई सा भी पेपर दे लेना, आपको मैंने सफिशिएंट एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई। ठीक है, सारा और कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रखा है, किस तरीके से देखोगे। तो जब फिनोल और एनिलीन की बात करें तो यहां इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। ठीक है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध लगता है। कैसे लगता है, देखो फिनोल की मैं संरचना बनाऊं, ये रहा फिनोल, O और H। और एनिलीन की मैं संरचना बनाऊं तो ये रहा एनिलीन। एनिलीन में क्या होता है, N एक लोन पेयर, दो क्या होते हैं हाइड्रोजन, NH2। तो इसके लोन पेयर में और इसके हाइड्रोजन में क्या होता है भाई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जिस वजह से बॉन्डिंग हुई, बॉन्डिंग होने की वजह से आकर्षण प्रबल होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है भाई, तो मैंने आपको आदर्श और अनादर्श विलयन भली प्रकार समझा दिए हैं। और अगर आप यहां तक रुके हो तो आप निश्चित ही पढ़ने वाले बच्चे हो, और जो आप भविष्य अपना बनाओगे वो यकीनन भाई उज्जवल होने वाला है। आपकी ही जो परसेंट है वो आपकी इंपोर्टेंट होने वाली है। क्यों, क्योंकि आपने क्या है, एक डेडिकेशन दिखाया। अब यहां तक वही बच्चा पहुंचेगा जिसको वाकई में पढ़ना है, जिसको वाकई में अपने जीवन में कुछ कर गुजरना है, तो वही बच्चा यहां तक पहुंचा होगा, मैं ये मान के चलता हूं। ठीक है, वरना इतनी लंबी वीडियो, अरे सर बाद में देख लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए।